हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में बायोलॉजिकल प्रोसेस की। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने फिजिकल प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस? मेन डिफरेंस इज, जो फिजिकल प्रोसेस होती है वो मॉलिक्यूल्स की अपनी इनहेरेंट टेंडेंसी है। जो भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि डिफ्यूजन होगा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, या ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस किसका होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बेसिकली हमारे जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है। क्योंकि क्या है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो बाइलेयर से क्रॉस कर जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑस्मोसिस कराना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है, या पोलर ग्रुप्स हैं या आयंस हैं या चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको क्रॉस कराने के लिए हमें कोई ना कोई पैसेज चाहिए। वो लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं हो सकते हैं, और इसके लिए हम बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हेल्प लेते हैं। उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। अगर आपको याद हो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, सपोज ये एक लिपिड बाइलेयर है, ये मैंने दो लेयर्स दिखाई हैं जो लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन थी जिसके जो दोनों एंड्स थे वो दोनों ही सरफेसेस पे एक्सपोज हो रहे हैं। दिस इज एन इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। ये तो ऐसी जो प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली हेल्प करती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्ट के। ठीक है। नाउ देख लेते हैं इनको वन बाय वन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जितनी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करती हैं। और हर एक जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो स्पेसिफिक होती है कि उसके क्रॉस कौन सा मॉलिक्यूल पास करेगा। ठीक है। मतलब एक या दो सिमिलर जिनका स्ट्रक्चर केमिकली सिमिलर होगा वही मॉलिक्यूल्स इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से क्रॉस हो सकते हैं, मेम्ब्रेन के क्रॉस जा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ना, इसमें पहली तो है आपकी चैनल प्रोटीन्स और दूसरी है आपकी कैरियर प्रोटीन्स, जिनको हम परमेजेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दोनों ही है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ये है कि उसके दोनों एंड्स एक्सपोज हो रहे हैं ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर। तो अब चैनल प्रोटीन्स क्या होती हैं, पहले चैनल प्रोटीन्स को देख लेते हैं। चैनल प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती है, हॉलो प्रोटीन्स होती हैं। इनके अंदर एक टनल या चैनल बना होता है, एम्प्टी स्पेस होता है जिसके क्रॉस मॉलिक्यूल इजिली पास हो जाते हैं। जैसे कि सपोज एक लिपिड बाइलेयर है। ठीक है। इसमें अगर मैं चैनल प्रोटीन बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके का होगा स्ट्रक्चर, ये। ठीक है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्लियर। इसकी जो इंटरनल सरफेस है ये दिस वन, ये पोलर ग्रुप्स की बनी हुई है। ये जो अमीनो एसिड यहाँ पे लाइंड है ये पोलर अमीनो एसिड लाइंड अप है, और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर है या मींस वाटर हो गया या चार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, ये सब इससे क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। वाटर हो गया या आयंस हो गया, इसको मैं कह सकती हूँ ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है। और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो इन बोथ द डायरेक्शंस होता है। ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स, ये वाटर अंदर आया है और ये बाहर भी जा सकता है, ये आयंस भी बाहर जा सकते हैं और ये अंदर भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किधर इनकी कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है। मतलब ये डाउन द कंसंट्रेशन मूव करते हैं, जैसे ये डिफ्यूजन में होता है, हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो किधर कंसंट्रेशन किस मॉलिक्यूल की ज्यादा है अकॉर्डिंगली वो इन चैनल प्रोटीन से पास हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कैसी प्रोसेस है, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है।
ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर के सेल को अपनी कोई भी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, मीन्स नो एनर्जी, नो सेल्यूलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो सेल्यूलर एनर्जी, सेल्यूलर एनर्जी मतलब एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो जो एनर्जी है वो कहां से आ रही है, जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, वही एनर्जी प्रोवाइड कराता है इस ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर? तो रिलेटिवली ये फास्ट प्रोसेस है। क्यों फास्ट प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये जो चैनल का जो एंड है ये ओपन है, ठीक है, यहाँ देखो ये ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, मॉलिक्यूल इजिली यहाँ से यहाँ और इधर से इधर मूवमेंट दे सकते हैं, इसलिए ये कैसी प्रोसेस है, ये रिलेटिवली एक फास्ट प्रोसेस है। बट अगर इस तरीके के चैनल प्रोटीन्स ही मेम्ब्रेन में होंगे तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स इजिली मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, चाहे सेल को जरूरत है या नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, ये चैनल प्रोटीन्स भी कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय इनमें से मॉलिक्यूल्स और आयंस पास होते रहेंगे। ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ये गेटेड चैनल्स हो सकते हैं, सॉरी नॉन गेटेड चैनल्स हो सकते हैं या गेटेड चैनल हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? ऐसा चैनल जिस पर एक गेट नहीं लगा हुआ है, ओपन, उसका जो माउथ है वो ओपन है, तो हम उसको कहते हैं नॉन गेटेड चैनल। ये हमेशा ही ओपन रहते हैं। और ये वो चैनल होते हैं जहाँ से वाटर या जो मतलब हर समय की सेल की जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके लिए जो आयंस या मॉलिक्यूल्स हर समय चाहिए वो इजिली इन चैनल्स के थ्रू आते जाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, तो ये हमेशा ओपन रहते हैं क्योंकि सेल को जरूरत है। बट सेल को हर मॉलिक्यूल की हर समय जरूरत नहीं होती है, तो कुछ चैनल्स होते हैं गेटेड। गेटेड चैनल्स का मतलब होता है कि इनके जो एंड्स होते हैं उन पर प्रोटीन का ही एक फ्लैप होता है जो उसको कवर करके रखता है। ठीक है, जब उस कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो उस चैनल से क्रॉस हो सकता है, अगर उसकी जरूरत है, तब एक सिग्नल मिलता है उस प्रोटीन को, वो सिग्नल उस फ्लैप को ओपन करवाता है और जो मॉलिक्यूल है टू बी ट्रांसपोर्टेड वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये जो सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, ये केमिकल सिग्नल हो सकता है, हार्मोनल सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इन रिस्पॉन्स, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स स्टिमुलेट अ नर्व सेल, उसका गेट जो है वो ओपन करते हैं, ओपन गेटेड चैनल्स, और जैसे ही गेट ओपन होता है दे परमिट एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सेल एंड thus play an important role in the functioning of nerves and muscles। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या है, केमिकल है, केमिकल सिग्नल है जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड जो चैनल प्रोटीन्स है उनके गेट्स को ओपन करवा रहा है, और जैसे ही गेट ओपन हुआ आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इम्पल्स जो थी वो ट्रांसमिट हो जाती है नर्व सेल में और अकॉर्डिंगली मसल सेल्स में जहां भी इसका फंक्शन होना है। तो कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज होते रहती है टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है कि गेट ओपन है या क्लोज है, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स होगा उसके लिए। कुछ गेट हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ गेट हमेशा ओपन नहीं होते हैं, वो एक सिग्नल के रिस्पॉन्स में ही ओपन या क्लोज होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू चैनल प्रोटीन। सिंपल है, चैनल प्रोटीन्स में क्या है आपको याद रखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और ये फास्ट प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एटीपी की जरूरत नहीं है इस ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब आ जाता है कैरियर प्रोटीन्स या परमेजेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट। ये एक स्लो प्रोसेस होती है रिलेटिवली। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिनमें अंदर चैनल या मतलब एक होलो स्पेस नहीं है, दैट स्पेस इज फिल्ड। अब आप कहोगे अगर स्पेस इज फिल्ड विद द प्रोटीन तो कैसे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, बताते हैं इसको भी। ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके थ्रू दोनों ही टाइप का हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, मतलब कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिनको एनर्जी की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कुछ कैरियर प्रोटीन्स जिन्हें मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी की जरूरत है,
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जहां पर मैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं एटीपी की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट हो एनर्जी चाहिए। जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने वाले होते हैं उनमें जो इनबिल्ट एनर्जी होती है वही यूज हो जाती है उनके ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें सेल्युलर एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ मैं थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। व्हाट डज इट कॉल्ड? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कराना, माने ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। डाउन हिल मूवमेंट होगा। डाउन हिल मीन्स डाउन देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसेंट्रेशन से, दैट इज फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम हायर concentration of molecules towards its lower concentration। ठीक है, डाउनहिल का मतलब यही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बट हमें इसको फैसिलिटेट करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि कुछ दो रीजन हो सकते हैं कि मॉलिक्यूल वाटर सोलेबल है, लिपिड सोलेबल नहीं है, तो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकता अपने आप, सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता। दूसरा, मॉलिक्यूल का साइज ऐसा है कि वो लिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कुछ बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में भी हमको एक प्रोटीन चाहिए जो इस मॉलिक्यूल को लिपिड बाइलेयर के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये होता कैसे है इस डायग्राम से समझो, ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर आप देखो, ये है लिपिड बाइलेयर, यहीं पर मार्क कर रही हूँ, बाकी जगह आप लोग खुद समझ जाना। ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, दो लेयर्स मैंने बनाई हैं। ये आपकी है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पर हम इसको चैनल प्रोटीन ना कह के क्या कहेंगे, कैरियर प्रोटीन। हम कैरियर की बात कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन। यहाँ पर आप देखो, ये प्रोटीन जो है वो हॉलो नहीं है। मैंने इसका ये एंड जो है, वेट अ मिनट, मैंने इसका ये एंड बंद दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट आपको दिख रही है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर प्रोटीन। बाइंडिंग साइट फॉर molecule to be transported। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड नहीं हो सकता। जिस मॉलिक्यूल के लिए ये प्रोटीन बनी है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, वही मॉलिक्यूल या केमिकली उससे सिमिलर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसी को ये ट्रांसपोर्ट करवाएगी। सारे मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगी। और ये है वो मॉलिक्यूल जिसे ट्रांसपोर्ट होना है, से ये ग्लूकोज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसे हमें इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब क्या होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज इस प्रोटीन से आके बाइंड होगा अपने बाइंडिंग साइट पर। ये जो आपको साइट दिख रही है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको बाइंडिंग दिखा देती हूँ सीधे। ये आ गया मॉलिक्यूल और ये बाइंड हो गया। ठीक है, जैसे ही ये बाइंड हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था 3D या 4D स्ट्रक्चर, वो कुछ डिस्टॉर्ट होता है, कुछ चेंज होता है। और चेंज होने के बाद क्या होगा, ये अंदर एक अपने एक हॉलो स्पेस क्रिएट करेगा लाइक दिस। ठीक है, वेट अ मिनट, लाइक दिस। ये कन्फर्मेशनल चेंज हुआ इसमें। ओके, कोई बात नहीं। ये प्रोटीन बाइंड होके अंदर मूव होना शुरू हुई और ये इसमें एक स्पेस बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये स्पेस क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये प्रोटीन फाइनली कहाँ आ जाएगी आपकी, ये प्रोटीन आ जाएगी यहाँ
ठीक है, और यहां से ये आउट, ये हो जाएगी आउट। ये है आपका साइटोप्लाज्म, जहां पर ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, बनाया नहीं है मैंने, ठीक है, ये 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तीसरा ये और आ गया। जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ से मतलब ग्लूकोज यहाँ से बाहर निकलेगा साइटोप्लाज्म में, ऊपर ये जो बाइंडिंग साइट है ना, ये जो डिस्प्ले हो रही है ये इस वन, ये फिर से क्रिएट हो जाएगी अगेन, मतलब ये अपने पुराने कंफर्मेशन में लौट जाएगा, ठीक है, रिवर्ट टू इट्स कंफर्मेशन, ओल्ड कंफर्मेशन। अगेन यहाँ पर मैं क्या कहूंगी, कंफर्मेशनल चेंज यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही ये रिलीज हुआ, नेक्स्ट स्टेप बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस अपने ओल्ड कंफर्मेशन में रिवर्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये हो गया अगेन चेंज इन कंफर्मेशन, ठीक है, सो दैट बाइंडिंग साइट जो थी वो अगेन एक्सपोज हो गई। तो सिंपल है, फिर से देख लेते हैं इसको। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। तो जो कैरियर प्रोटीन होती है, इसमें ये एक बाइंडिंग साइट है, दिस वन इज द बाइंडिंग साइट से फॉर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्लियर। बाहर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज्यादा है, अंदर कम है, क्लियर, साइटोप्लाज्म में कम है। क्या होगा, मॉलिक्यूल बाइंड होगा, बाइंड होने के साथ ही इस प्रोटीन में, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है होल, इसमें कंफर्मेशनल चेंज होगा और एक पैसेज बन जाएगा। पैसेज बनते ही ये मॉलिक्यूल इस पैसेज के थ्रू क्रॉस होता होता कहाँ आएगा, ये साइटोसॉल में, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन है, अपने ओल्ड कंफर्मेशन में रिवर्स हो जाएगी और अगेन ये जो बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज हो जाएगी नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए। जहां पर अब कितने मॉलिक्यूल बचे हैं, 3, और अंदर कितने आ गए, 3। अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो गई ना, ट्रांसपोर्ट होगा या नहीं होगा, इट में डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये है आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, या मैं कह सकती हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, लिविंग सिस्टम में कहाँ पर यूज होता है ऐसी प्रोसेस। तो लिविंग सिस्टम में लिवर में और आरबीसी में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ग्लूकोज का, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो कैरियर प्रोटीन्स होती है मेम्ब्रेन में, वो बोथ इन बोथ द डायरेक्शन, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड और आउटसाइड द मेम्ब्रेन। मतलब ये बात कर रही हूँ लिवर सेल की या आरबीसीज की, वहां पर ये प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कोई एग्जाम्पल बताइए पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन, तो आप लिवर और आरबीसी में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमें मूवमेंट कराना होता है मॉलिक्यूल का अपनी कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक कमरे में 10 लोग आ सकते हैं, ऑलरेडी 10 प्रेजेंट हैं और आपको 11वां मॉलिक्यूल, 11वां पर्सन को अंदर भेजना है, जगह नहीं है, सफोकेटेड हो रहा है, तो आपको धक्का मारना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम में, तब कहीं जाके वो पर्सन फिट होगा उस कमरे में, ठीक है। तो आपको एनर्जी देनी पड़ी ना सिस्टम में, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी सब्सटेंस के, या कोई आयन की बात कर लूं मैं, बाहर उसके कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी हमको बाहर से अंदर भेजना है, तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, सेल की एनर्जी होगी, एटीपी की एनर्जी होगी, जो कि सेल यूज करेगी उस मॉलिक्यूल को इन कराने के लिए। आउट की बात नहीं कर रही हूँ, इन कराने के लिए कह रही हूँ मैं। जनरली ये वन वे मूवमेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही आएगा मॉलिक्यूल,
ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट वो बोथ डायरेक्शंस में हो सकता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक वन वे प्रोसेस है। क्लियर। तो यहाँ पर होता क्या है, हमारी जो अगेन रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है। सबसे फास्ट प्रोसेस कौन सी होगी, चैनल प्रोटीन्स वाली, पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल प्रोटीन्स। इसके बाद जितनी भी प्रोसेस हैं सब स्लो प्रोसेस है। ठीक है। अब आप इसको मैकेनिज्म देख लो कैसे होता है इसमें। यहाँ पर देखो अगेन ये प्लाज्मा, ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है। ये है कैरियर प्रोटीन, ये है साइटोप्लाज्म। ऊपर की बात कर रही हूँ मैं, ये नीचे वाला फिगर अलग है, इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये सेपरेट कर दिया मैंने। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है। ये है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में हमारे पास दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इस केस में जहां हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जहां पर अपहिल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको हम अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं, अपहिल मूवमेंट। ठीक है। ऑलवेज इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस, मैंने बताया इन वन डायरेक्शन होती है ये। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो ये कैरियर प्रोटीन है, दिस वन। इसमें एक बाइंडिंग साइट है ये वाली, एक बाइंडिंग साइट है ये वाली। ठीक है। तो इसमें ये जो बाइंडिंग साइट है ये है आपके जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है, बाइंडिंग साइट फॉर मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है। और ये वाली जो बाइंडिंग साइट है ये एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। एटीपी बाइंडिंग साइट। अब आप कहोगे एटीपी बाइंडिंग साइट साइटोप्लाज्म की तरफ ही क्यों है। ठीक है। क्योंकि हमें सेल की एनर्जी यूज करनी है, तो सेल की एनर्जी एटीपी कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। तो एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। और जो मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट है वो बंद है, मतलब वो एक्सपोज नहीं है। क्लियर। अब होगा क्या इन द फर्स्ट स्टेप, ये देखो ये यहाँ पे बना दे रही हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा और वो एडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है। मतलब लिख देते हैं एटीपी हाइड्रोलाइज टू एडीपी। ठीक है। तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना, फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज हुई, और हुआ क्या, ये जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल था ये यहाँ बाइंड हो गया, ये दो फॉस्फेट ग्रुप आ गए। ठीक है। ये बाइंड हो गया यहाँ पे। इसके बाइंड होते ही होगा क्या इन द नेक्स्ट स्टेप, ये प्रोटीन जो है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, कन्फर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन। ठीक है। उससे हुआ क्या, ये जो प्रोटीन का जो एक्सपोज सरफेस था जहां से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है वो ओपन हो गया। ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, इसका एक्सोप्लाज्मिक सरफेस ओपन हो गई। ओपन होते ही क्या होगा, अब ये इस फिगर पे आ जाओ, ये जो मॉलिक्यूल है ना ये यहाँ बाइंड हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है। और एटीपी आपका जुड़ा हुआ है, एटीपी अभी एडीपी आपका यहाँ पे बाउंड है, ये एडीपी बाउंड है। ठीक है। जैसे ही आपका प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हुआ, ठीक है, क्या होगा,
ये मॉलिक्यूल जो बाउंड हुआ जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, अगेन एक कंफर्मेशनल चेंज होगा, एडीपी रिलीज हो जाएगा, एडीपी यहां आ गया, रिलीज हो गया, ठीक है। इसके रिलीज होते ही ये चेंज आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसका माउथ, जो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस थी वो बंद हो गई और आपका जो ट्रांसपोर्ट होने वाला मॉलिक्यूल था वो अंदर बाइंड हो गया, ठीक है। और अंदर वाला जो एरिया था, ये देखो ये एक स्पेस बन गया यहाँ पे, कंफर्मेशन चेंज मतलब पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर था, अब ये हो गया, रिवर्स हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। जैसे ही एडीपी यहाँ से निकला, रिलीज हुआ, बाहर की सरफेस बंद हो गई, अंदर की ओपन हो गई, और उससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ आ जाएगा, सिस्टम में रिलीज हो जाएगा। और इस मॉलिक्यूल के रिलीज होते ही, ठीक है, और रिलीज क्या हुआ आपका, मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये आ गया, और इसके रिलीज होते ही कंफर्मेशनल चेंज हुआ, कंफर्मेशनल चेंज इन कैरियर प्रोटीन। तो कौन सी शेप आ गई वापस इसकी, जो इनिशियल वाली थी। अब यहां से देखो, जो ये वाला स्ट्रक्चर था वही ये स्ट्रक्चर आ गया, तो ये अपने प्रीवियस कंफर्मेशन में चेंज हो गया, अगली साइकिल के लिए ये तैयार हो गया, ठीक है। क्या हुआ पूरी प्रोसेस में, ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर दो बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है और दूसरी मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट होना है उसके लिए बाइंडिंग साइट है। सबसे पहले एटीपी आएगा, एटीपी एडीपी में हाइड्रोलाइज होगा, और ये जो एडीपी है, फॉस्फेट एनर्जी रिलीज हुई, ये एडीपी से बाइंड हुआ और इस प्रोटीन में कंफर्मेशनल चेंज हुआ, इसके बाइंड होते ही इसका जो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस थी वो ओपन हो गई, ओपन होते ही मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट होना था उसे अपनी बाइंडिंग साइट मिल गई, वो आके यहाँ पर एडेयर हो गया। इसके एडेयर होते ही क्या हुआ, अगेन कंफर्मेशनल चेंज, एडीपी रिलीज हुआ, एडीपी के रिलीज होते ही इसका जो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस था वो क्लोज हुआ और एंडोप्लाज्मिक सरफेस ओपन हो गया, ओपन होते ही मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट होना था वो साइटोसोल में रिलीज हो गया, अगेन मॉलिक्यूल के रिलीज होते ही फिर एक कंफर्मेशनल चेंज हुआ और ये जो प्रोटीन थी वापस अपने प्रीवियस स्टेज में आ गई, अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये फिर से फ्री हो गई, ठीक है। तो ये होता है कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहां पर हमें एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि हमें एटीपी सेल के अंदर मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा। तो एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी, सेल के बाहर है ही नहीं, एक्सपोज सरफेस पे है ही नहीं, ठीक है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रोल क्या क्या है, कहाँ पर ये देखने को मिलता है। देखो हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो कई जगह पर ये देखने को मिलता है। पहला तो यही है, हमारे जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, लेकिन अगर यूरिन में एक्स्ट्रा पास हो रहा है तो उसे वापस ब्लड में फिल्टर करना पड़ता है। तो लाइनिंग्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एक्टिवली टेक अप आयंस एंड ग्लूकोज फ्रॉम द फॉर्मिंग यूरिन, एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी खर्च होता है। हमारे इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेस्टेड जो हमारी एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज है मगर वो ग्लूकोज को क्या करती हैं, फिर ब्लड में छोड़ती हैं अमीनो एसिड्स को, मिनरल्स को फ्रॉम द इंटेस्टाइनल कैविटी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अपटेक्स ऑफ आयन रूट सेल्स में, जहां पर जब आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो वो भी एक एक्टिव प्रोसेस है। सेल के जो रूट सेल्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मगर सॉइल से इनको एक्स्ट्रा टेकअप करना पड़ता है। तो वो भी क्यों की टेकअप करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी कंसंट्रेशन हाई रखनी है ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके पूरे प्लांट बॉडी में। तो रूट की जो सेल्स होती हैं वहां पर कंसंट्रेशन आयंस की हाई रहती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो कैसे बनाती है वो अपने हाई कंसंट्रेशन, एक्टिवली अपटेक करके सॉइल से, ठीक है। फिर है सेल और टिश्यू फ्लूइड में जो वाटर और आयनिक बैलेंस है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेंटेन रहता है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्रिंग अबाउट रैपिड एंड सिलेक्टिव अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हैं जहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत क्लियर कट रोल प्ले करता है और बहुत जरूरी प्रोसेस है जिनमें हमारे
सेल की एनर्जी खर्च हो रही है इन प्रोसेस को करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रोटीन्स कैसे ट्रांसपोर्ट करवाती हैं मॉलिक्यूल्स का, उन मॉलिक्यूल्स का जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। एक बार देख लो आप, मैंने 3 चीजें बताई। मैंने आपको बताया चैनल प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। फिर मैंने बताया था कैरियर प्रोटीन्स, ये 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव, पहले तो पैसिव की बात करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये भी बोथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है और जनरली बाहर से अंदर की तरफ होगा, आउटसाइड टू इनसाइड। रीजन बताया ना, एटीपी की बाइंडिंग साइड अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके जहां पर प्रोटीन्स डायरेक्ट रोल प्ले कर रही हैं मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि बहुत बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे जो कि प्रोटीन्स से भी बस की बात नहीं है कि वो अंदर ले सके उनको, मैम लिपिड बाइलेयर की तो आप छोड़ ही दीजिए, या फ्लूइड ड्रॉपलेट्स हैं जिनको अंदर लेना है, तो या सेल के अंदर से हमें कुछ बाहर निकालना है, कोई लार्ज पार्टिकल को बाहर उसको एग्जिट करवाना है, तो ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं ये हमारी होल मेम्ब्रेन उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है बहुत बड़े लार्ज पार्टिकल्स जो कि प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस नहीं हो सकते, जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, वो कैसे इंटरनलाइज होंगे और कैसे हम वेस्ट मटेरियल जो हमारा डेवलप हो रहा है उसको हम सेल के बाहर निकालेंगे। तो वो 2 प्रोसेस हैं आपकी, एक है एंडोसाइटोसिस, ये होती है टेकिंग अप ऑफ मटेरियल, ठीक है, इनसाइड द सेल, और दूसरी है एक्सोसाइटोसिस जो होती है गिविंग आउट ऑफ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम द सेल। आउट मीन्स आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, नेबरिंग सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो इन दोनों प्रोसेस को हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। एंडोसाइटोसिस की अगर मैं बात करूं, टेकिंग अप जो मैं कह रही हूँ मटेरियल का, तो ये 2 टाइप की हो सकती है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जिसको हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, मतलब जब हम बात करें फ्लूइड ड्रॉपलेट्स की, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है जिसको हमें इंटरनलाइज करना है, तो वो प्रोसेस होगी पिनोसाइटोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। यही क्वेश्चंस हैं नीट के, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस कैसे होती है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कि आप देखो, ये एक सेल, वेट अ मिनट, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल्यूलर मैट्रिक्स है, और ये आपका यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, छोटा सा हिस्सा मैं बना के बता रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स पड़ी हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं छोटे, ये फ्लूइड का एक कुछ हिस्सा है जिसको इंटरनलाइज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसमें एक इन्वेजिनेशन डेवलप होगा अंदर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये फ्लूइड ड्रॉपलेट इसमें अपने आप सिंक कर जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो पिंचिंग है मेम्ब्रेन की, ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी, ठीक है,
और जो मॉलिक्यूल्स और जो फ्लूइड था वो इसमें सिंक हो गया अंदर तक डीप। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी आ गए थोड़े थोड़े। ठीक है, फिर क्या होगा इन द लास्ट स्टेप, यहां से एक वेसिकल बनेगी इसके एंड से, ये एक वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी और जितना भी ये फ्लूइड था ये इस वेसिकल में आ जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये वेसिकल पिंच ऑफ हो जाएगी और साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगी। ये आपकी मेम्ब्रेन आ गई, ये वेसिकल आ गई और इसमें ये आ गया फ्लूइड एंड स्मॉल पार्टिकल्स, दो चार जो आ गए वो अंदर। ठीक है, ये जो वेसिकल है इसको जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वेसिकल्स हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे पिनोसोम। पिनोसोम, क्योंकि पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है इसलिए हम उसको नाम देंगे पिनोसोम। ठीक है, सिंपल है। एक इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ डेवलप हुआ, धीरे धीरे वो डीप होता चला गया और उसके डीप होने से क्या हुआ, जो भी हमारा फ्लूइड था, जो भी हमारा फ्लूइड था वो इसमें सिंक कर गया। धीरे 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 इसमें से वेसिकल की फॉर्मेशन हुई और वेसिकल इसमें से पिंच ऑफ होके अलग हो गई और मेम्ब्रेन सील हो गई। ये जो वेसिकल बनी इसको हमने कहा पिनोसोम। दिस इज ऑल अबाउट पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये तो सेल ड्रिंकिंग की बात की हो गई। अब बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की। भाई फ्लूइड ले लिया अंदर, वो तो समझ में आ गया, लेकिन अगर लार्ज पार्टिकल है वैसा फूड का, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, तो हम उसको कहेंगे फेगोसाइटोसिस। उसका इंटरनलाइजेशन अगर हो रहा है फूड पार्टिकल का, सॉलिड पार्टिकल का, तो हम उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस और इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स विच कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। अब क्या प्रोसेस होगी इसकी भी डायग्राम्स देख लेते हैं फटाफट से। ये है सेल मेम्ब्रेन, मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, बाहर की इस तरफ आपका ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये साइटोसोल है मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगी। ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर बाहर की तरफ लार्ज फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, लाइक दिस है ना, और इसके साथ ही साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। ठीक है, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, लाइक दिस। अब क्या होगा, जैसे ही ये फूड पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसमें एक अगेन इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ डेवलप होगा। ठीक है, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ मेम्ब्रेन इसके सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स हैं, वो सब सेंसर का काम करेंगे और इसको क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन में एक इस तरीके का डीप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा और ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, साथ में जो फ्लूइड है थोड़ा बहुत वो भी इंटरनलाइज हो जाएगा। सारे तो नहीं, थोड़े पार्टिकल्स बाहर भी रह जाएंगे, सब एक बार में थोड़ी ना आना है, थोड़ा थोड़ा आना है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो वेसिकल बनी ये पिंच ऑफ हो जाएगी इससे। ठीक है, ये आ गई वेसिकल और इसके अंदर आ गई ये फूड पार्टिकल्स लार्ज, और साथ में आ गए ये फ्लूइड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये जो वेसिकल है, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट पिनोसोम, हम इसको क्या कहेंगे, फेगोसोम। फेगोसोम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फेगोसाइटोसिस। क्लियर? एंड लास्ट इज एक्सोसाइटोसिस। भाई खा लिया पी लिया, अभी वेस्ट भी डेवलप होगा, या हो सकता है कि सेल हमारी कोई हार्मोन बनाती है, कोई केमिकल बनाती है जिसको बाहर भेजना है। ठीक है, सिग्नल केमिकल्स बेच सकते हैं, हार्मोन्स बेच सकते हैं, सेल के खुद के कुछ के सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या एंजाइम्स हो सकते हैं, या सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकालना है। तो वो जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ई-फैगी या सेल्यूलर वॉमिटिंग। ये नाम याद रखने हैं, एक्सोसाइटोसिस, ई-फैगी या सेल्यूलर वॉमिटिंग। और इसमें क्या होगा, इसकी जो प्रोसेस है जस्ट रिवर्स हो जाएगी अभी तक आपने जो पढ़ा पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस में। सपोज ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर इसके एक वेसिकल है जिसमें
सपोज कोई केमिकल या कुछ भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अंदर इंटरनलाइज है, इसको बाहर निकालना है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वेसिकल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, ठीक है, और इसमें आपका ये फूड पार्टिकल आ गया लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये जो मेम्ब्रेन आपस में इंटरेक्ट होंगी, ये फ्यूज हो जाएंगी, मेम्ब्रेन फ्यूज, ठीक है, उससे क्या होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये आ गया फूड पार्ट, ये वेस्ट केमिकल या वे जो कुछ भी है अंदर जिसको बाहर निकालना है, ठीक है, कुछ भी। तो क्या होगा, एक पैसेज मिला, अब इस पैसेज से ये सारा चीज बाहर निकल जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो वेसिकल है ये इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज अप हो जाएगी पूरा। ये आपका वेस्ट यहाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया सारा तामझाम निकल के बाहर, ठीक है। दिस इज एक्सोसाइटोसिस, और इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोटिक वेसिकल, जो ये वाली वेसिकल थी दैट इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोटिक वेसिकल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोसाइटोसिस। तो क्लियर हो गया, सेल की ईटिंग भी हो गई, ड्रिंकिंग भी हो गई, और उसने वेस्ट को भी बाहर निकाल दिया, केमिकल सिक्रीशन जो भी था वो, ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ और सिर्फ एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती रहे, ठीक है, अगर सिर्फ एंडोसाइटोसिस यानी कि ये वाली दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस किसका पार्ट है, एंडोसाइटोसिस का पार्ट है ना। अगर लगातार एंडोसाइटोसिस होती रहे तो क्या होगा, सेल की मेम्ब्रेन पिंच ऑफ होके अंदर आते रहेगी वेसिकल की फॉर्म में, और सेल का सरफेस एरिया क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। या सिर्फ एक्सोसाइटोसिस होती रहे तो क्या होगा, वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते रहेंगी, और क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया वो बढ़ता चला जाएगा, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी सेल सरवाइव नहीं कर सकती। तो नेचर ने एक बैलेंस क्रिएट किया है, कैसा बैलेंस, ये होती है रीसाइक्लिंग सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम एंडोसाइटोटिक साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एंडोसाइटोसिस ने सेल मेम्ब्रेन को इंटरनलाइज किया, एक्सोसाइटोसिस ने रिप्लेस किया इंटरनलाइज मेम्ब्रेन को, तो एक मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई ना, जितनी मेम्ब्रेन अंदर आई एक्सोसाइटोटिक वेसिकल ने उतनी ही रिप्लेस कर दी। तो ये दोनों प्रोसेस एज ए होल क्या करती हैं, इनेबल्स द सेल to retain their surface area to volume ratio, जो कि जरूरी है सेल के सर्वाइवल के लिए। अगर सिर्फ इंटरनलाइजेशन होगा वो भी ठीक नहीं है, और सिर्फ अगर बाहर की तरफ आउट कर रहे हैं हम एक्सोसाइटोटिक वेसिकल को, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें दोनों प्रोसेस एक सेम स्पीड से चाहिए, एक इक्विलिब्रियम में चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जहां पर मैंने फिजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों की बात कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, आप फ्री है मुझे मैसेज करने के लिए, मुझे मेल करने के लिए, या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या वीडियोस हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।